दिसंबर 1994। मैं और रवीना माँ बाप बन गए। घर फूलों से भर गया। परियां छत पर उतर आईं। मेरे पापा ने जो कहानियां मुझे सुनाई थीं, उन्हें एक एक याद आने लगी। और मेरी मां को लोरियां। रौनित ने सबको बिजी कर दिया था। दादा का उसका हर शौक पूरा करना, कपड़े, बैटमैन, स्पाइडरमैन। नीता की तो गोद में ही चढ़ा रहता। मुझसे छोटी है नीता। तपन के स्कूटर की आवाज और उसका फूफू कहना, और ऊर्जा के आने के बाद बहन का प्यार। दिन पंख लगाकर उड़े जा रहे थे साल दर साल। वो कब घुटनों चलता हुआ नर्सरी पहुंचा और वहां से फुटबॉल के मैदान पता ही नहीं चला। सेंट मेरीज कॉन्वेंट ने बचपन देखा उसका, और कैशोरी भी। स्कूल आज भी उसे याद करता है। हाउस कैप्टन था वो वहां कभी। 12वीं में अच्छे स्कोर के बाद हम बाप बेटे ने बहुत सारे कॉलेज देखे, मुंबई में भी। लेकिन उसने फर्ग्यूसन कॉलेज चुना, पुणे में, 2012। एजुकेशन की दिशा तय हो गई, साइकोलॉजी। रवीना का बिल्कुल मन नहीं था। इकलौता बच्चा इतनी दूर जाए। मगर बेटे की आंखों से झांकते सपनों ने हामी भरा ली। अनोखा रिश्ता था मां बेटे का, दोस्तों जैसा। एक एक बात मम्मा को बताता। उसके सारे दोस्त भी रवीना के संपर्क में रहते थे। पुणे में धीरे धीरे चिकन के बेहतरीन ठिकाने ढूंढ लिए थे। खाने का शौकीन जो था, नए दोस्त बन गए और पुराने मिल गए, उज्जैन के ही। गाहे बगाए बच्चे आपस में मिलते, पता चलता रहता। प्रकाश लॉज, जेएम रोड, उसका पहला रहने का ठिकाना। सब कुछ ठीक था, अच्छा था। ईश्वर को धन्यवाद था, हमेशा की तरह। और साल में कुछ महीने रौनित के बिना रहने की आदत तो डाल दी। लेकिन रवीना की एंग्जाइटी धीरे से डिप्रेशन में तब्दील हो गई। और उधर रौनित ने 2 साल फर्स्ट डिवीजन में क्लियर किया, अमेरिकन डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन कोर्स किया, और 2015 में फाइनल ईयर में जीआरई की कोचिंग IMFS से ज्वाइन कर ली। अमेरिका जाना चाहता था मास्टर्स के लिए। उसकी खुशी में हमारी खुशी थी। गर्मी की छुट्टियां यानी कि रौनित का घर आना। कैसे बताएं कितना उत्साह था। नए साल जैसा उल्लास, खुशी पता नहीं कितनी। बच्चे को गले लगाना, साथ में लेटना। हम जैसे उसके लिए तरस गए थे। फ्रिज चिकन की ढेरों वैरायटी से भर गया, और घर उसके दोस्तों की हंसी से। वे भी तो कब से इंतजार कर रहे थे इन शामों का। मेरे बेटे की जान थे उसके दोस्त। उसके उज्जवल भविष्य की कैसी कीमत चुकानी पड़ रही थी हमें, कि मन अभी भरा ही नहीं था। और 2015 की मई जून की छुट्टियां अचानक खत्म हो गईं, और रौनित के जाने का दिन भी आ गया। दबे पांव पुणे पहुंचना था उसे, फाइनल का फॉर्म भरने। हमें फिर उदासी ने घेर लिया। इतने दिनों के खेल तमाशे बंद हो गए। हमने एक दूसरे को हमेशा की तरह अनकहा भरोसा दिलाया, पास में ही तो है पुणे, ओवरनाइट जर्नी है, जब जी चाहा जाकर देख आएंगे। और रौनित चला गया। जुलाई का पहला सप्ताह था। उसके सहपाठी ने नया फ्लैट ले लिया था, और सेकेंड ईयर में ही उसने डियो गाड़ी ले ली थी। उसे बाइक पसंद नहीं थी, हल्की गाड़ी चाहता था। सब ठीक ही चल रहा था। वैसे भी छोटी मोटी बीमारियां, खांसी, सर्दी तो वो अपने आप ही ठीक कर लेता था बिना दवाई के। खुद तो कभी कुछ बताता नहीं। हम ही पहचान लेते थे आवाज से। बड़ी गहरी आवाज थी उसकी, एकदम संवेदनशील, मेरे पिता जैसी। अगस्त 15 और 18 को हम दोनों के जन्मदिन होते हैं। बड़ा मन था कि वो आ जाए, हम सब मिलकर मनाएं, मगर वो बिजी था। जीआरई की क्लासेस हैं मम्मा। हम मान गए
आखिर वो वहां पढ़ने ही तो गया था, फिर हम उसे कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। तय हुआ कि 23 अगस्त को रवीना ही चली जाएगी। उसका रिजर्वेशन भी हो गया और रौनित का खुशी भरा फरमान, भाकरवड़ी, सेव और मिक्सचर लाना मम्मा, ज्यादा सा, हम सब मिलकर खाएंगे। रवीना बनाने में जुट गई। 15 को रवीना का जन्मदिन निकल गया। जैसे तैसे मनाया। यह पहला मौका था जब वो हमारे साथ नहीं था और 18 अगस्त को उसका फोन आ गया, हैप्पी बर्थडे पापा। मन खिल उठा। शाम को होटल में भोजन हमेशा की तरह, आज पहली बार उसके बिना। मैं, रवीना, नीता, तपन और मां, लेकिन वो साथ वाली कुर्सी पर था हमारे मन में। बताया था उसने, एक बिल्ली पाल ली है मैंने, मेरे पास रहती है, अच्छा लगता है मुझे। घर से दूर रहकर काफी कुछ सीख रहा था। दूसरों की भरपूर मदद, उनके दुख बांटना तो पहले से ही उसकी तबीयत में शामिल था, लेकिन अब वो रातों को जाग जाग कर बिल्कुल नए पुराने दोस्तों की काउंसलिंग भी कर रहा था, जिन्हें जिंदगी डरा रही थी। उसकी एक मित्र मुझसे बोली, अंकल उसके जैसे कितने लोग होते हैं। मुझे प्राउड है उसकी दोस्ती पर। यह था रौनित, सबके लिए, सबका। जूतों और कपड़ों का शौकीन, ऑनलाइन शॉपिंग अपनी मां से सलाह लेकर करता था। होटलिंग भी पसंद थी, मगर सादगी तुम्हारे अंदर थी। हमें कभी शर्मिंदगी नहीं हुई अपनी परवरिश पर। तुम थे ही ऐसे रौनित, प्यारे, नेक दिल। मगर 20 अगस्त की शाम से ही कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। घर का माहौल अनायास ही बोझल था। हमने ध्यान नहीं दिया। बच्चे के बिना खाली घर डिप्रेसिंग हो जाता है। 20 अगस्त की शाम रौनित का फोन आया उसकी दादी के पास। दादी बोली, तुम मोटे कब होगे बेटा? अब क्या होऊंगा? उसने जवाब दिया। फिर दादी से कॉलेज की बातें हुई, पढ़ाई की, और यह भी कि आज वह दोस्तों के साथ बाहर जाएगा खाना खाने। उसका फोन आने पर हम सब आपस में उसके फोन का जिक्र जरूर करते थे, उसकी बातें करते थे। उस रोज मालूम नहीं क्यों रौनित के इस फोन के बारे में किसी की कोई बात नहीं हुई आपस में। रात 10 बज गए थे। ठहरी हुई बेचैनी थी। हार कर मैंने रवीना से कहा, रौनित को फोन लगाऊं? उसने तसल्ली दी, कल ही बात हुई है, सो जाओ। मेरी आंखों में नींद कहां थी। छोटी, रौनित का नाम, उसकी मम्मा उसे ऐसे बुलाती थी। खाना खा लेना। एक नन्हा सा संदेश रवीना ने ड्रॉप कर दिया अपने बेटे के मोबाइल पर। 11 बज चुके थे। जैसे तैसे आंखें मूंद कर बिस्तर पर पड़े रहे। उखड़ी उखड़ी नींद, मेरा मोबाइल बज उठा। रात का फोन वैसे ही धड़कनें बढ़ा देता है, लेकिन यहां तो बात ही और थी। हमारा रौनित पुणे में था। विशाल के पापा का फोन था, रौनित का दोस्त। मेरे होश उड़ गए। रौनित का एक्सीडेंट हो गया था मॉल से लौटते वक्त। आईसीयू में था। रवीना के सवाल पर सवाल, क्या जवाब देता मैं? जहां वो थी वहीं मैं। मुझे बस यही पता था कि वो अपने 2 दोस्तों के साथ था। जल्दी जल्दी संजय को फोन किया। तपन आए। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। रवीना ने 5-6 दिन के हिसाब से बैग जमाया। तपन बोले, छोटा बैग ले लो कोई। क्यों? वहां ट्रीटमेंट कराएंगे उसका, रुकना नहीं पड़ेगा। मन आशंका से कांप गया। आखिर क्या बात है? कैसा होगा वो? चोट कहां लगी है? सब अंधेरे में थे और हम पहली फ्लाइट पकड़ने के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर। भयानक सन्नाटा। मैं रवीना का हाथ पकड़े बैठा रहा। जिंदगी हमारा इम्तिहान ले रही थी।
पुणे से साधना दी के हस्बैंड का फोन आया, नितिन जल्दी आ जाओ। वे ससून हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वहीं था रोनित। रास्ते भर हम दोनों एक दूसरे को जैसे बना दिलासा देते रहे, रोकर, छूकर, कहकर। फ्लाइट मुंबई रुकी थोड़ी देर तो वक्त काटना मुश्किल हो गया। जैसे तैसे पुणे पहुंचे। एयरपोर्ट पर रंजीत था और प्रमोद शर्मा जी के कुछ मुरीद। उनकी कारों में बैठे और दिल घबराने लगा। इतने लोग क्यों, और वो भी जिन्हें हम जानते ही नहीं। सफर खत्म हुआ ससून हॉस्पिटल पहुंचकर। भयानक सन्नाटा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। कुशंकाएं, हे ईश्वर, गिरते पड़ते कदम, पथराई आंखें, आईसीयू का बोर्ड ढूंढ रही थी जो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। एकदम रवीना चिल्लाने लगी फटी आवाज से, कहां ले आए हो, क्या बात है? मोर्चरी उसने देख ली थी। लोग हमारे साथ थे, हमें पकड़ रहे थे, मगर अब हमें किसी की जरूरत नहीं बची थी। हम लुट गए थे। हमारा बच्चा हमसे दूर जा चुका था। हमें अब कोई भी नहीं चाहिए था, हम भी नहीं। बिलखती रवीना को पेड़ के नीचे छोड़ मैं भीतर गया मोर्चरी में। उससे मिलना था मुझे, अभी, इसी वक्त। कर्मचारियों ने बक्सा खोल दिया। खुली आंखें, हंसता चेहरा, मेरा स्वागत किया रोनित ने। आंखों में ख्वाब अभी भी थे, लगा अभी चिपक जाएगा। मैंने धीरे से उसके गाल सहलाए, उसे चूमा और बाहर आ गया। एक भीषण कोहराम। रवीना की हालत बिगड़ गई। तुरंत ईसीजी करवाया। जैसे तैसे रवीना को लेकर मैं और संजय फ्लाइट से वापस लौटे इंदौर। कागजात पूरे नहीं होने की वजह से रोनित को फ्लाइट की अनुमति नहीं मिली। तपन लेकर आए उसे एम्बुलेंस से। रोनित सुबह घर आया। प्रार्थनाएं हुई। स्कूल की प्रिंसिपल, स्टाफ, हमारे दोस्त, पूरा शहर उमड़ पड़ा। जिसके कंधों पर मुझे जाना था वो मेरे कंधों पर था। मेरा 21 साल का जवान इकलौता बेटा। वो गया कैसे ये कोई बताने को तैयार नहीं था। शायद रोनित गाड़ी चला रहा था। भीषण टक्कर थी पोल से। डीओ जैसी गाड़ी से। शायद स्पीड ज्यादा होगी, कुछ अनइंटेंशनल मस्ती होगी। उसके साथ जो रूममेट गाड़ी पर था उसे सिलेक्टिव एमनीजिया हो गया है। बाद में सीसीटीवी फुटेज में भी नहीं दिखा। और शायद दूसरा दोस्त दुर्घटना से पहले ही अलग हो गया था। पुलिस ने खाना पूर्ति कर ली थी। ये पुलिस, सरकारी अस्पताल सब हमारे टैक्स से चलते हैं, तो फिर क्यों हमारे लिए काम नहीं करते? क्यों गिड़गिड़ाना पड़ता है इनके सामने? पूरा सिस्टम ही फेल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद घायल सड़क पर पड़ा तड़पता रहता है और एम्बुलेंस बहुत देर से पहुंचती है। प्रत्यक्षदर्शी जागरूक नहीं है। असंवेदनशील समाज, मेडिकल एड तो दूर की बात, मेरा बेटा पता नहीं कितनी देर और पड़ा रहता अगर उस वक्त नीतीश सरकार उसे अस्पताल नहीं पहुंचाते। काश के वे थोड़ा पहले आ जाते। अस्पताल में मेरे बच्चे की सांसें चल रही थी, वहां भी देर हो गई। कपड़ा तक नहीं था उसके शरीर पर डालने के लिए। सरकारी खाना पूर्ति में देर हो गई। इस बीच वो जा चुका था।
इट वॉज टू लेट। तुम्हें पता है रौनित, तुम्हारे सर में गहरी चोट थी सामने की तरफ, वही सर जिसे तुम्हारी मम्मा गोद में रखकर दबाती थी। तुम तो चले गए हो, लेकिन पीछे छोड़ गए हो अपना बिलखता परिवार। दादी, मैं, मम्मा, बुआ, फूफू, ऊर्जा और वो तुम्हारे ढेरों दोस्त जिनकी महफिल की तुम रौनक थे। अपने दुख में तुम्हारी नानी, मौसी, मौसा, टिक्कू को कैसे भूले जा रहा हूं मैं। वो भी तो सब तड़प रहे हैं तुम्हारी याद में। सारे फेस्टिवल्स की तरह ये होली भी रोकर काटी, जिसे हम कभी मनाते थे। तुम्हें होली वाले दिन मैं ही तो नहलाता था, रगड़ रगड़ कर छुड़वाता था तुम्हारे रंग। और देखो, तुमने तो हमारी जिंदगी के रंग ही छीन लिए बेटे। नीता तपन चुप हो गए। भाई दूज पर उसका घर गुलजार रहता था। तुम और ऊर्जा, ऊर्जा और तुम। नानी ने हमेशा प्रार्थना की तुम्हारे लिए, अब वो भी निराश हो गई है। तुम जहां भी हो बेटे, तुम वहां खुश तो हो ना? तुम्हें बहुत मिस करते हैं। सुबह से तुम्हारी याद इस कमरे से उस कमरे में घूमने लगती है और हम दोनों कस्तूरी मृग से भरमाने लगते हैं। तुम्हें गले लगाना चाहते हैं, तुम मिलते ही नहीं हो। तुम्हें पाने के लिए अपने तरीके निकाल लिए हैं मैंने। रौनित, देखो तुम्हारे शूज आजकल मैं पहनता हूं। तुम्हारी जैकेट पहनकर लगता है तुम्हें पा लिया है मैंने, छू लिया। पल भर को ही सही, तुम मेरे अंग संग तो हो। मम्मा ने कुछ कपड़े धुलवाए नहीं हैं अभी तक। सुगंध जो है उसमें तुम्हारी। मेरी मॉर्निंग वॉक पर तुम मेरे साथ होते हो, हर कदम पर। कहते हैं तुम अब नहीं हो, मगर तुम हमारे दिल में रहते हो धड़कन बनकर। तुम बहुत ही प्यारे बच्चे रहे हो बेटा। कभी शिकायत का मौका नहीं दिया लास्ट डे तक। जिस दिन तुम अपने दोस्तों के साथ मॉल गए थे, अपनी डियो से खाने पीने, घूमने। यही है ना वो जगह जहां एक्सीडेंट हुआ था लौटते वक्त। कितनी बार कहते थे तुमसे कि बिना हेलमेट के गाड़ी मत चलाओ। हर बात मानी तुमने, बस एक इस बात को छोड़कर। ये खरीद लेते जो सबसे जरूरी था। काश तुमने हेलमेट पहना होता, काश। हमने ही तुम्हें खरीद कर दे दिया होता तो शायद न जाने कितने शायद